सर्दियों में रात के समय एक लड़की एक लड़के को मिलने के लिए अपनी छत पर बुलाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर मिलते हैं और मिलने के दौरान बातें कर रहे थे कि अब हमारी शादी तो हो ही गई है और कुछ ही दिनों में हम लोग एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की के घर वाले छत पर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बारे में न तो लड़की ने कल्पना की थी और न ही उस लड़के ने कल्पना की थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गांव के अंदर एक दीपक नाम का लड़का रहा करता है। दीपक, जिसकी फिलहाल की उम्र 24 साल है, और वहीं पर उसी गांव के अंदर एक शिवानी नाम की लड़की भी रहा करती है, जिसकी फिलहाल की उम्र जो होती है वह 19 साल है। 2022 की बात होती है। 2022 में जो दीपक होता है वह कहीं से आ रहा था और उसके सामने एक लड़की चल रही थी। वह और कोई नहीं, वही शिवानी थी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। शिवानी उसके सामने सामने चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से हवा का एक झोंका आता है और उस झोंके की वजह से शिवानी का जो दुपट्टा उड़ता है वो उड़कर सीधा दीपक के चेहरे पर आकर गिर जाता है। अब जैसे वो दुपट्टा दीपक के चेहरे पर गिरता है तो यहाँ पर जो शिवानी होती है वो एकदम से पीछे मुड़कर देखती है। इधर जो दीपक होता है वह भी उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाता है और हटाने के बाद शिवानी की तरफ बढ़ा देता है। शिवानी जो होती है वो पीछे आती है और आने के बाद उस दुपट्टे को लेती है और मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है दुपट्टे को लेकर। अब शिवानी तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन दीपक के दिमाग में बार बार वो मुस्कान घूम रही है जो मुस्कान अभी अभी शिवानी ने दी है। इसके बाद जो दीपक होता है वह उससे कुछ कह तो नहीं पाता है, लेकिन उसको याद कर करके रात भर इतना परेशान हो जाता है कि पूरी रात भर बस वह उसके बारे में ही सोचता रहता है। जब ये रात कंप्लीट हो जाती है तो जो दीपक होता है वह दूसरे दिन उठकर शिवानी जहाँ से डोला घूमा करती है वहाँ पर चला जाता है और पीछे पीछे शिवानी के घूमता रहता है। अब जो शिवानी होती है वह इस बात को नोटिस तो करती है, लेकिन फिलहाल इस बात पर कोई भी गौर नहीं देती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद तक जब लगातार दीपक शिवानी का हर जगह पीछा करता है, यानी कि अगर वह मंदिर पर जाया करती तो उसके पीछे जाया करता, या फिर अपने खेतों पर जाया करती तो उसके पीछे जाया करता और बस उसे दूर से देखकर घूर घूर कर देखता रहा करता। तो एक दिन जब शिवानी अकेले मंदिर पर जाती है तो उसी दौरान दीपक भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो शिवानी मौका देखकर उसे पूछ ही लेती है कि तुम इस तरह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो दीपक है वो डरा सहमा सा उससे कहने लगता है, देखो उस दिन जिस दिन तुम्हारा दुपट्टा मेरे चेहरे पर आया था तो उसके बाद से मुझे तुम बार बार याद आया करती हो और मैं बस तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पीछे घूमा करता हूँ। इस बात को सुनकर शिवानी एक बार फिर से मुस्कुरा देती है और कहती है कि इस तरह से देखने के लिए पीछे घूमना ठीक नहीं है। क्या करोगे मुझे देखकर और क्या फ़ायदा मुझे देखने से, अपना काम देखो और ऐसा मत करो। ऐसा कहकर शिवानी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो दीपक होता है उसके मन में ये मुस्कान भी अब बस जाती है और ये मुस्कान भी घूमने लगती है। इसके बाद जो दीपक है वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो कल वह उसे अपना नंबर देकर रहेगा और इसी वजह से फैसला करके वह आराम करने लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठता है, एक पर्ची में एक नंबर लिखता है अपना, और नंबर लिखने के बाद अब उसके पीछे पीछे घूमने के लिए चला जाता है और जैसे उसे मौका मिलता है तो वह उस नंबर को शिवानी को पकड़ा देता है। कहता है कि ये लो, इस पर्ची के अंदर मेरा नंबर है, अगर कभी मन करे तो मुझसे बात कर लेना। शिवानी पहले तो उस नंबर को देखकर उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर उस नंबर को पकड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो शिवानी होती है वो अपने घर में अपनी भाभीयों के फ़ोन लेती है, अपनी बहन के फ़ोन लेती है और फ़ोन लेकर उससे बात करने लगती है। इधर जो दीपक होता है वह भी फ़ोन का इंतजार कर रहा था और जैसे ही दीपक के फ़ोन पर शिवानी का फ़ोन आ जाता है तो उसके बाद मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसको लगने लगता है कि अब तो वो हवाओं में चल रहा है और सारा आसमान ज़मीन पर आ गया है, यानी कि एक तरह से उसे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की होती है और वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों की बातों का सिलसिला ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं और प्यार का इजहार करने के बाद अब दोनों का प्यार भी रंग लाने लगता है। शिवानी और दीपक दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर मिला करते और मिलने के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों तक बातें किया करते। दीपक जैसे कहीं उसे मिलने के लिए बुलाता है एकांत जगह पर तो वहां पर दीपक बैठ जाया करता और शिवानी उसकी गोद में सर रख के उससे बातें किया करती है। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती हैं। किसी न किसी तरह से ये बातें शिवानी और दीपक के घर वालों तक भी पता चल जाती हैं।
अब जो दीपक के घर वाले होते हैं वो तो उसे हल्का सा ही समझा देते हैं, लेकिन जो शिवानी के घर वाले होते हैं उनसे ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती है और इसी वजह से वह अब शिवानी का घर से बाहर निकलना तक भी बंद कर देते हैं। क्योंकि शिवानी दीपक से मिलने के लिए घर से कई बहाने लगाकर निकला करती थी, लेकिन जब घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो उसके बाद पहले तो उसे धमकाते हैं और कह देते हैं कि आज के बाद तेरा घर से निकलना बिल्कुल से बंद है। यहाँ पर यह बात सुनकर शिवानी को बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद जो शिवानी होती है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब तक वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार कर चुके थे और दोनों एक दूसरे के बिना अपने अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इधर जो दीपक होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, लेकिन शिवानी का कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो शिवानी होती है वह बार बार अपनी भाभी वगैरह का या बहन वगैरह का फ़ोन लिया करती और उससे दीपक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन घर वाले उसे बात करने से पहले ही उसे पकड़ लिया करते और इसके बाद जब ये बातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं तो यहाँ पर जो शिवानी के घर वाले होते हैं नवंबर के महीने में 2025 में उसे उसकी बुआ के यहाँ पर भेज देते हैं। सोचते हैं कि दूर रहेगी तो उसके बाद इसका ख्याल इसके दिमाग से निकल जाएगा और कोई भी कैसी भी बदनामी नहीं होगी। ऐसा सोचकर घर वालों ने शिवानी को उसकी बुआ के यहाँ पर कन्नौज भेज दिया था और वहाँ पर वह रहने लगती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो बुआ के लड़के की पत्नी होती है उसका वो फ़ोन जैसे तैसे मांग लेती है और मांगने के बाद सीधा दीपक के पास फ़ोन कर देती है। अब दीपक जैसे काफ़ी दिन बाद उसके पास शिवानी का फ़ोन आया था तो वह कहने लगता है कि शिवानी कहाँ गई तुम, मैं तुम्हें पता है कितना याद करके परेशान हुआ हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इधर जो शिवानी होती है वो भी यही कहती है कि दीपक मेरा भी यही हाल है और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन क्या करूं, घर वालों को इस बात का पता चल गया है और उसके बाद जो घर वाले हैं वो अब मुझे यहाँ से कन्नौज भेज दिए हैं और कन्नौज में मैं अपनी बुआ के यहाँ पर रह रही हूँ। ये बात सुनकर जो दीपक है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं किसी दिन आऊँगा और तुम बुआ के घर से बाहर निकल आना, उसके बाद हम दोनों एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर जो शिवानी होती है वो भी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाना और जब तुम आओ मुझे बता देना। दीपक जो होता है 1-2 दिन में अपनी तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद नवंबर के महीने में ही वहाँ से सीधा कन्नौज पहुँच जाता है और कन्नौज जाकर वह शिवानी को फ़ोन करके बता देता है कि मैं आ गया हूँ और तुम भी घर से निकल आओ। उसके बाद शिवानी भी उसके बताए अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर घर से बाहर निकल आती है और बाहर निकलने के बाद दीपक और शिवानी दोनों यहाँ से सीधा प्रयागराज चले जाते हैं और वहीं पर जाकर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगते हैं। दीपक ने और शिवानी ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी और शादी करने के बाद दीपक शिवानी को वहीं पर रखता है और खुद एक कंपनी में नौकरी करके अपना जीवन यापन करने लगता है। वो दोनों एक साथ बड़ी खुश होते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह जब ये देखते हैं कि घर से शिवानी भी गायब है और दीपक की गायब है तो उसके बाद उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती है कि शिवानी और दीपक दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो गए हैं, क्योंकि ये बातें उनको पता तो थी ही और जब दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं तो वह ये बात समझ जाते हैं। इसके बाद जो दीपक के घर वाले होते हैं वो दीपक के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन दीपक उनका फ़ोन नहीं उठाता है। इधर जो शिवानी के घर वाले होते हैं वह भी शिवानी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवानी का कोई भी अता पता उनको नहीं लगता है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जब शिवानी के घर वालों को शिवानी का कोई भी अता पता नहीं लगता है तो उसके बाद वह दीपक के घर वालों के ऊपर केस करने की धमकी उन्हें देने लगते हैं। कहते हैं कि देखो अब हमारी बेटी मिल नहीं रही है और उसका कोई भी अता पता नहीं है, हम लोग तुम पर केस कर रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया है और तुम पूरे परिवार को जेल जाना होगा। अगर अच्छा होगा तुम उससे पहले ही हमारी बेटी को वापस ला दो हमें। इसके बाद जो दीपक के घर वाले होते हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि हमें ही नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है और तुम ऐसा भला क्यों कर रहे हो। लेकिन जो शिवानी के घर वाले होते हैं वो साफ साफ धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर ये करते हो तो ठीक है, वरना हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उसके बाद जो दीपक के घर वाले होते हैं वो इस बात को सुनकर चुप रह जाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस के जरिए दीपक के घर वालों को फ़ोन किया जाता है। दीपक के घर वाले जब वहां पर पहुंचते तो देखते कि ये तो सच में ही कंप्लेंट करने के लिए आ गए हैं और जो केस वो बना रहे थे उस केस में पूरे परिवार को एक बार तो जेल जाना ही पड़ सकता था। इस बात को देखकर जो दीपक के घर वाले होते हैं वो डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, हम कैसे न कैसे करके आपकी बेटी को आपके घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप पुलिस कंप्लेंट मत करो वरना हमारा पूरा परिवार जेल में चला जाएगा। बाद में तो भले कुछ भी हो लेकिन एक बार तो जेल में चला ही जाएगा, ऐसा मत कीजिए। इस बात को कहकर यहाँ पर दोनों परिवारों के बीच में समझौता हो जाता है और उसके बाद दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। दीपक के परिवार वाले अलग अलग नंबरों से दीपक को फ़ोन करते हैं और तभी एक दिन दीपक फ़ोन उठा लेता है।
अब जैसे दीपक फ़ोन उठाता है तो उसके बाद घर वाले रो रो कर उसे सारी बात बताते हैं। कहते कि बेटा उन लोगों ने ना केस करने की धमकी दी है और अगर तुम इनकी बेटी को लेकर यहाँ पर नहीं आए तो उसके बाद ये लोग हम पर केस कर देंगे और पूरे परिवार को जेल में जाना होगा। तू कैसे भी करके इसे यहाँ पर ले आ, हम परिवार को क्यों पीस रहा है इस सब चीज़ में। इस बात को सुनकर दीपक को भी लगता है कि परिवार वाले सही कह रहे हैं और वह सोचने लगता है कि अब जब हमारी शादी तो हो ही गई है और हम दोनों बालिग भी हैं तो कौन भला हमसे क्या कहने वाला है। और इसी वजह से वह शिवानी को उसके घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। अपने फ़ोन से वह शिवानी के घर वालों से उसकी बात कराता है और जब घर वाले शिवानी से बात करते हैं तो वो उसे आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा जैसा तुम चाह रही हो, लेकिन एक बार घर आ जाओ, घर आकर तो रहो, क्योंकि वहाँ से हमारी बदनामी हो रही है और जब हम अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो शिवानी होती है वह भी घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से यानी कि प्रयागराज से दोनों के दोनों वापस से एटा चले जाते हैं अपने गांव में और वहाँ पर अपने अपने घर में रहने लगते हैं। शिवानी के घर वालों के पास जब शिवानी पहुँच जाती है तो उसके बाद एकदम से उनका पूरा का पूरा व्यवहार बदल जाता है और वो लोग उसे बुरी तरह से धमकाते हैं और कहने लगते हैं कि तूने तो हमारी नाक कटा दी है, अब तो तेरी शादी करनी ही होगी। शिवानी बताती भी है कि हम लोगों ने शादी कर ली है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में उसे धमकाकर चुपचाप घर बैठने के लिए कहने लगते हैं। इस बात को सुनकर शिवानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से वह दीपक से फ़ोन करके उससे कहने लगती है, दीपक हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया है, अब बताओ मैं क्या करूं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस बात को सुनकर दीपक जो होता है वो कहता है कि ठीक है, चिंता मत करो, आज शाम को तुम छत पर आ जाना और उसी समय मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा और वहीं पर हम लोग मिलेंगे, हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। ऐसा कहकर ये बातें तय हो जाती हैं। दीपक बाहर से अपने घर आता है, अपना बैग वगैरह उतारता है और उतारने के बाद शिवानी की छत पर पहुँच जाता है। छतों से होते हुए वह शिवानी की छत पर पहुंच गया था, क्योंकि दोनों के घर की जो दूरी थी आपस में वो लगभग 150 मीटर थी, तो छत से छत भिड़ी हुई थी और छतों से होते हुए वह सीधा शिवानी की छत पर पहुंच जाता है। शिवानी भी वहां पर आ चुकी थी और उसके बाद वो इसी तरह से बात करते हैं जैसा कि कभी पहले किया करते थे, यानी कि दीपक तो जमीन पर बैठ जाता है और उसके बाद जो शिवानी होती है वो उसके सर में गोद रख के बैठ जाती है और कहने लगती है कि मेरे घर वाले तो शादी करने के लिए बोल रहे हैं, वो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब क्या होगा। तो दीपक कहता है कि कुछ नहीं, घर वालों को समझाते हैं, तुमने समझा कर देखा। तो वो कहती है कि हाँ, घर वालों को समझाया तो था और कुछ लोग तो मान भी गए हैं, लेकिन भैया और पापा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर गांव से गांव शादी नहीं हो सकती और ये बिल्कुल गलत है और हमारी चारों तरफ थू थू हो जाएगी। इस बात को सुनकर दीपक कहता है कि चिंता मत करो, वो भी मान जाएंगे, तुम समझाती रहो और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी जब ये दोनों छत पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, रात के लगभग 8 बजे का समय था, थोड़ा बहुत कोहरा भी हो रहा था, तो उसी समय ये बात शिवानी के घर वालों को पता चल जाती है, यानी कि उसके बड़े भाई को। और जैसे बड़े भाई को ये बात पता चलती है तो वह फौरन से अपने पिता के पास फ़ोन करता है और उसको बताता है कि पिताजी ऐसे ऐसे हमारी छत पर जो शिवानी है वो अपने प्रेमी से मिल रही है और बिल्कुल भी इस बारे में मान नहीं रही है। इस बात को सुनकर पिता भी गर्म हो जाता है और घर पर आने के बाद वो पूरा परिवार लाठी डंडे लेकर छत पर चढ़ जाता है और उसके बड़े भाई के हाथ में तो हाशिया था, यानी कि खेती में यूज करने वाला एक औजार था। और जैसे वो लोग वहां पर आते हैं तो उसके बाद ताबड़तोड़ उन दोनों पर वार करने लगते हैं। शिवानी जब ये देखती है कि वो लोग दीपक पर वार कर रहे हैं तो उसके बाद शिवानी एकदम से दीपक के सामने खड़ी हो जाती है और जब वो उसे डंडे लगाने लगते हैं तो उसके बाद वो उसे लिपट जाती है, कहती है कि कुछ मत कहो इससे, ये मेरे बुलाने से आया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह इस बात से नहीं रुकते हैं और उसके बाद शिवानी ये भी कहती है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लेंगे, आपके घर फटकेंगे भी नहीं, लेकिन आप लोग हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें जीवित छोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी परिवार वाले नहीं मानते हैं और तभी शिवानी का जो बड़ा भाई होता है वह अपनी बहन को उस कृषि के औजार से इस दुनिया से विदा कर देता है। दीपक जब ये देखता है कि उसकी प्रेमिका को इस दुनिया से विदा कर दिया गया है तो उसके बाद जो दीपक होता है वो एकदम से चुपचाप सा खड़ा रह जाता है। तो उसके बाद जो शिवानी का बड़ा भाई होता है वह उसके ऊपर भी उस औजार को चला देता है और उसे उठाकर दूसरी छत पर फेंक देता है। दीपक के ऊपर वार तो कर दिया गया था, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही थी और यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी भी ये बातें सुनकर आ तो जाते हैं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी बीच में आकर उनका बीच बिचावरा नहीं करता है ताकि वो लोग जिंदा रह सके और ऐसा कुछ घटनाक्रम उस गांव के अंदर ना हो सके। वो लोग तो खड़े होकर देखते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति कोई ना कोई पुलिस को भी फोन कर देता है और थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है।
पुलिस आने के बाद जैसे दीपक को देखती है तो दीपक की सांसें चल रही थी और उसके बाद सबसे पहले पुलिस वाले उसको वहां से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। लेकिन रास्ते में जब दीपक जा रहा था तो रास्ते में ही वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर शिवानी के घर वाले होते हैं वह भागने की भी कोशिश करते हैं, फरार होने की, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद बताया जाता है कि इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होगी और इन लोगों को उचित दंड मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक प्रेम कहानी हुई, लेकिन प्रेम कहानी का अंत इस तरह का होगा शायद उस प्रेमी और प्रेमिका ने भी नहीं सोचा था। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और हमें उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहला नाम है समाधान पाटिल जी का, जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हमारा वीडियो देखा करते हैं और उनके कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगा करता है। दूसरा नाम आता है प्रिंस कुमार जी का, जो कहते हैं कि भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, उत्तर प्रदेश धरोई जिला से सुन रहा हूँ, सर प्लीज़ मेरा नाम लीजिए। तो प्रिंस कुमार जी पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में आपका नाम लिया है, इस बार फिर से ले देता हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ राम गोसाई जी जो लिखते हैं बहुत शानदार, तो राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे भाई सुजीत कुमार जी जो लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, राधे राधे, कैसे हो आप, बहुत अच्छी कहानी लगी आपकी। तो सुजीत कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे हमारे साथ है रजत सैनी जी लिखते हैं कि राम राम जी। आगे हमारे साथ है मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ सिद्दीक खान जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी जो लोग रह गए वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।